हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज एशिया महाद्वीप का हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें पिछले दो जो पार्ट्स हैं उसमें हमने पढ़ा था कि एशिया महाद्वीप के देश और उसकी राजधानियां और एशिया महाद्वीप की नदियां और झीलें। और आज हम लोग पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल और उसके मैदान। ठीक, ये वीडियो छोटा होगा आज का, क्योंकि इसमें हमें मरुस्थल और मैदान पढ़ने हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट मरुस्थल एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट मैदान एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के बाद लगभग एशिया महाद्वीप की बातें यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचेंगे उसको भी हम इसी वीडियो में एक बार कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मरुस्थल। आज का टॉपिक है मरुस्थल और पहला एशिया महाद्वीप का जो पहला मरुस्थल आज हम पढ़ेंगे, इस मरुस्थल का नाम है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि थार का मरुस्थल कहाँ है, और ये बात लगभग सबको पता है कि थार का मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, भारत और पाकिस्तान में। भारत में कौन से राज्य में, तो राजस्थान राज्य में। ये भारत में और पाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में इस थार के मरुस्थल को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोलिस्तान। तो ध्यान रखिए, पाकिस्तान में इस मरुस्थल को कहा जाता है चोलिस्तान। लिख लीजिए इस बात को, पाकिस्तान में थार का मरुस्थल क्या कहलाता है? चोलिस्तान कहलाता है। ठीक है, अगला मरुस्थल है अन-नफूद। इस मरुस्थल का नाम है अन-नफूद मरुस्थल। मरुस्थल का नाम है अन-नफूद। और तीसरा जो मरुस्थल है उसका नाम है रब अल खली। रब अल खली। ये दोनों के दोनों मरुस्थल सऊदी अरब में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सऊदी अरब। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, सऊदी अरब में पाए जाते हैं। सऊदी अरब देश के बारे में अगर आप देखो तो जो अरब है, अरब एक प्रायद्वीप है। आप कहोगे कैसे? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, ये है सऊदी अरब, ये अरब प्रायद्वीप है। आप कहोगे प्रायद्वीप कैसे? प्रायद्वीप की परिभाषा क्या होती है कि जो तीन तरफ से सागरों से घिरा हुआ हो। तो देखिए, इस अरब प्रायद्वीप के इस तरफ अगर आप इस तरफ बात करें तो यहाँ पर है लाल सागर। यहाँ पर कौन सा सागर है? लाल सागर। इस तरफ है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी। और इस तरफ है स्थलीय भाग। ये स्थलीय भाग से जुड़ा है। लेकिन इसका जो तीसरा, एक, दो और तीसरा हिस्सा जो है, यहाँ पर है अरब सागर। यहाँ क्या है? अरब सागर। अरब सागर में ये हिस्सा, यहाँ पर अदन की खाड़ी पड़ती है, उसको नहीं लिख रहे हैं हम, सीधा अरब सागर लिख रहे हैं। आप देखिए, तीन तरफ से समुद्री भागों से घिरा है या नहीं, तो ये अरब प्रायद्वीप है। और अरब प्रायद्वीप में ही एक देश है सऊदी अरब। ध्यान रखिए, अरब प्रायद्वीप में, यानी एक देश है सऊदी अरब, एक देश है यहाँ, ऐसे देखिए इतना हिस्सा है। इस देश का नाम है यमन। क्या नाम है? यमन। और इस देश का नाम क्या है? ओमान। ओमान। और यहाँ पर जो देश है उसका नाम क्या है? UAE। क्या नाम है? UAE। और यहाँ पर एक थोड़ा हिस्सा और है, वो भी किसके कब्जे में है? ओमान के। यहाँ का ये वाला हिस्सा, ये भी ओमान के कब्जे में है। ठीक है, तो अभी हम इनको ऐसे ज़्यादा डिटेल में नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमें मरुस्थल पढ़ने हैं। बस मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बता दिया कि अरब प्रायद्वीप में कौन कौन से देश आ गए। एक तो आ गया आपके पास सऊदी अरब, जो कि यहाँ का इस प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है। सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, ये आ गए। लाल सागर है पश्चिम में, पूरब में है फारस की खाड़ी, और दक्षिण में क्या है इसके? अरब सागर। और उत्तर में क्या है? यहाँ देश हैं। जैसे कौन सा देश है यहाँ पर? तो इजराइल है, सीरिया है, जॉर्डन है। इस तरह के देश यहाँ पर ऊपर पाए जाएंगे इसके। और मैंने कहा, जब मैं इन चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, मैं पहली वीडियो से इस बात को बोल रहा हूँ कि आप मैप को जरूर साथ में रखें। एटलस एक खरीद लें। देखिए, एटलस में आपको दिखा दूँ, ऑक्सफोर्ड का लेना है। देखिए मैं दिखा देता हूँ कौन सा है। ये देखिए, आपको ये एटलस खरीदना है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया। देखिए, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। तो इसमें सारे लगभग हर चित्र बड़े अच्छे से दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग ये इंडिया अगर आप पढ़ोगे तो इंडिया के हर एक, देखिए ये इंडिया,
इंडिया के बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा हर राज्य के बारे में देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, सारे राज्यों के बारे में। इसके अलावा देशों के बारे में, अन्य देशों के बारे में देखिए पूरा एटलस है। देखिए ये वर्ल्ड का, पूरा वर्ल्ड का, और एक एक देश का भी दिया है, हर एक महाद्वीप का दिया है, हर देश का दिया है। ठीक है, ये देखिए, एक मिनट में इसका आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये यूरोप है पूरा, ये पूरा यूरोप महाद्वीप दिया है। ये देखिए, ये पूरा एशिया महाद्वीप दिया हुआ है, पूरा एशिया। पॉलिटिकल मैप है ये वाला पूरा इसका, यानी कौन कौन से देश हैं यहाँ पर, किसकी क्या राजधानी है, पूरा यहाँ पर दिया हुआ है एशिया। और मैं आपको एशिया के सारे देश और उनकी राजधानियाँ पढ़ा चुका हूँ। आपको वो वीडियो जब आप रिवाइज करो तो आप इन्हीं ऐसे ही एटलस को देख के करो। ठीक है, एक बड़ा मैप या एटलस आपके पास होना चाहिए। फिर से देख लीजिए, ये एटलस है, ये आपको मिल जाएगा। इस एटलस को ज़रूर ले लें, लगभग 250 रुपये का मिलेगा, 250 का। ठीक है, इसको ज़रूर ले लें आप लोग। चलिए अब सुनिए, तो मैंने आपको कौन से दो मरुस्थल बताए, अन-नफूद और रब अल खली। ये दोनों कहाँ हैं? सऊदी अरब में। कहाँ हैं? सऊदी अरब। और कैसे हैं ये देखिए, तो ये नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए, सऊदी अरब का जो ये ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर है ये अन-नफूद। कौन सा मरुस्थल है? अन-नफूद। 2 नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर, 2 नंबर अन-नफूद। और ये वाले हिस्से में है 3 नंबर, यानी रब अल खली। ये दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं? सऊदी अरेबिया में पाए जाते हैं। ये 2 मरुस्थल बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद यहीं पर लिख देता हूँ चौथा, अगला मरुस्थल है दस्त ए कबीर। इसका नाम है दस्त ए कबीर। और 5वां इसका नाम है दस्त ए लुट। ये दोनों भी मरुस्थल हैं और ये दोनों के दोनों पाए जाते हैं ईरान में। कहाँ पाए जाते हैं? ईरान में। अब आप एटलस देखो जरा एक बार, एटलस देखो, और एटलस में देखो सऊदी अरब के बाद है फारस की खाड़ी, और जैसे ही आप फारस की खाड़ी के पार जाओगे वैसे ही आपको मिल जाएगा ईरान। कौन सा देश मिलेगा? ईरान। अब ईरान में आप देखिए, ईरान का जो उत्तरी, जो बीच का हिस्सा है, बीच का, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? दस्त ए कबीर मरुस्थल। और दक्षिणी पूर्वी हिस्सा जो है वहां पर आपको क्या मिलेगा? दस्त ए लुट। जैसे मैं अगर यहां पर इसको बनाऊं, इसको मिटा देता हूं, अब ईरान में बना के दिखाता हूं आपको। आप एटलस में जरूर देखते रहें, क्योंकि यहां तो जो चित्र बनाए जाएंगे, जो मैप बनाया जाएगा, वो तो रफ चित्र होगा, एक एग्जैक्ट आपको वहीं मिलेगा। देखिए ठीक, ये ईरान है, ऐसा ईरान। यहां पर जो आपको दिखेगा ये है 4 नंबर, इसका नाम है दस्त ए कबीर मरुस्थल। कौन सा है ये? दस्त ए कबीर। और यहाँ पर आपको दक्षिणी पूर्वी हिस्से में यहाँ पर आपको मिलेगा 5 नंबर, इसका नाम है दस्त ए लुट। कौन सा है? दस्त ए लुट। और ये दोनों मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? ईरान में। तो कितने मरुस्थल अपने पास हो गए? 5। थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान। दूसरा अन-नफूद और रब अल खली सऊदी अरब में, यानी उत्तर की तरफ कौन है? अन-नफूद, उसके नीचे कौन है? रब अल खली। अगला दस्त ए कबीर और दस्त ए लुट, ये दोनों भी कहाँ हैं? ईरान में। चौथा और 5वां, ये दोनों आपको याद रखने हैं। इतने हमारे पास 5 हो गए। इसके बाद अगला देखिए, मैप आपके पास जरूर होना चाहिए, एटलस जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना एटलस के पढ़ना तो फिर वो रटने के बराबर हो गया। और मैं आपको सारी चीज़ें एक रफ मैप बना के बताता चलता हूँ, इसीलिए ताकि आपको भी पता लगता रहे चीज़ें हैं कहाँ पर। लेकिन उसके लिए आपके दिमाग में इमेज होनी चाहिए कि देश हैं कहाँ पर। क्योंकि मैंने जब आपको सारे एशिया के देश पढ़ाए थे तो मैंने मैप के साथ पढ़ाए थे, मैप दिखा दिखा कर पढ़ाए थे, कहाँ पर कौन सा है, कहाँ पूर्वी एशिया है, कहाँ दक्षिण एशिया, कहाँ दक्षिण पूर्वी एशिया, सारी बात बताई थी। ठीक है, तो आपको भी चीज़ें याद होनी चाहिए। चलिए अगला है 6 है गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल। इसके बाद अगला मरुस्थल है तकला मकान। तकला मकान मरुस्थल। अब सुनिए ध्यान से,
गोबी का मरुस्थल, जो ये गोबी का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है मंगोलिया और चीन दोनों में, मंगोलिया और चीन दोनों में। तो ये मंगोलिया में भी पाया जाता है और इसका ज़्यादातर हिस्सा कहाँ, मंगोलिया में ही है। मंगोलिया प्लस चीन ये दोनों में पाया जाता है, ठीक। और ये जो मरुस्थल है इसका नाम है तकला मकान, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तकला मकान मरुस्थल पाया जाता है, तकला मकान मरुस्थल पाया जाता है चीन में। कहाँ पाया जाता है, चीन में। अब सुनिए ध्यान से, पहला आपने कौन सा लिखा, थार का मरुस्थल, उसके आगे लिख लीजिए ये एक गर्म मरुस्थल है। कैसा, गर्म, ठीक, गर्म मरुस्थल। ध्यान रखिए, पहला कौन सा, थार का मरुस्थल कैसा है, गर्म है। दूसरा आपने क्या लिखा था, अन-नफूद, और तीसरा लिखा था रब अल खली, ये दोनों गर्म मरुस्थल हैं। यानी थार का मरुस्थल, ऊपर की जो तीन आपने लिखे गर्म मरुस्थल हैं। उसके बाद आप आइए चौथा और पांचवा, दस्त-ए-लुट और दस्त-ए-कबीर, दस्त-ए-कबीर और दस्त-ए-लुट, ये दोनों ठंडे मरुस्थल हैं, ईरान में है। कैसे हैं, ठंडे मरुस्थल हैं, ठीक है। उसके बाद अगला कौन सा आ गया, गोबी का मरुस्थल और तकला मकान मरुस्थल, ये दोनों भी कैसे हैं, ठंडे मरुस्थल हैं। कैसे, ठंडे मरुस्थल, ठीक। तकला मकान ये चाइना में है। अब जरा थोड़ा सा बात ध्यान से सुनिए, तकला मकान मरुस्थल के बारे में या फिर चीन के बारे में आप देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि हम एक बार देश भी देखते चलेंगे तो थोड़ा हमारा ही फ़ायदा है, ठीक। आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूँ एक बार इसको। चाइना के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें। ये देखिए, ठीक, ये है चाइना का मैप। इस तरह का कुछ चाइना है, आप लोग असली चित्र में देख सकते हैं, असली मैप एक बार देख सकते हैं इसका। ये इस तरह से चाइना है, ठीक है। अब चाइना में आपको कुछ खास बातें देखनी है। देखिए, जो आप चाइना देखते हो ना, इसके बारे में बात जानना बहुत ज़रूरी है। जो आप चाइना देखते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ओवरब्रिज हैं, अच्छे अच्छे ऊंची ऊंची इमारतें हैं, अच्छी अच्छी सड़कें हैं, पूरी लाइटनिंग हो रखी है, ठीक, और लोग एकदम मतलब बड़े बड़े मॉल्स हैं, आप ये चाइना भी देखते हो। लेकिन ध्यान रखें, ये चाइना पूरे चाइना की इमेज नहीं है। जैसे भारत की अच्छी इमेज आपको दिखानी है, भारत में अच्छी चीज़ें दिखानी है, तो आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में जो पॉश एरिया है, मुंबई में जो पॉश एरिया है, वहाँ पर जाइए, वहाँ की फ़ोटोज़ क्लिक कीजिए, वो दिखाइए, जहाँ हीरो हीरोइंस रहते हैं उनको दिखाइए, तो आपको लगेगा वाह कि इंडिया कितना बढ़िया हो गया, इंडिया में कितनी अच्छी चीज़ें हैं। ऐसे ही चाइना में है, कुछ हिस्सा है बहुत अच्छा है, और कुछ हिस्सा जैसे इंडिया में आप देखो तो स्लम्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी झुग्गियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, जहाँ कई जगह पर लोग ओवरब्रिज के नीचे सोए हुए हैं, ठीक, उनके पास रहने के लिए अपने मकान नहीं है। तो एक ये भी इंडिया है। लेकिन उसी तरह से चाइना भी ऐसा ही है। या चाइना में भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जहाँ पर ना बिल्डिंग्स हैं ना सड़क हैं। तो अब आपसे कहा जाए कि जो चाइना की ये फ़ोटो दिखाई जाती है, क्योंकि चाइना में पूरा कंट्रोल किसका है, सरकारी मीडिया का। सरकारी मीडिया, सब जो सरकार चाहेगी वही मीडिया दिखाएगा। प्राइवेट मीडिया नाम की चीज़ नहीं है, प्राइवेट संस्थाओं नाम की चीज़ नहीं है, सब पर सरकार का कंट्रोल है, ठीक है। चाइना के बारे में कभी हम डिटेल में बात करेंगे तो ज़्यादा जानेंगे, लेकिन अभी आप बस इतना समझिए चाइना आखिर है क्या। जो दिखता है आपको चाइना, वो क्या दिखाया जा रहा है वो देखिए। चाइना को कुछ हिस्सों में बांटा है। ये जो आपको दिख रहा है ये है मंचूरिया। ये क्या है, मंचूरिया, ठीक। उसके बाद आपको ये जो दिख रहा है ये हिस्सा, इसका नाम है हान चाइना। क्या नाम है इसका, हान चाइना। हान चाइना का मतलब क्या समझ लीजिए, एक पहले हान डायनेस्टी थी चीन में, हान डायनेस्टी, और उसी के वंशज अपने आप को हान कहते हैं, और यहाँ पर रहने वाले लोग अपने आप को हान चाइना कहते हैं, यानी ये हिस्सा हान चाइना का है। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है तिब्बत, जो चीन ने कब्जा लिया था, तिब्बत अब चीन का कब्जा है इस पर, ठीक है। पहले अलग स्वतंत्र देश हुआ करता था, और भारत और तिब्बत के बीच में एक रेखा भी खींची गई थी जिसका नाम क्या है, मैकमोहन, ठीक, मैकमोहन। चाइना उसको नहीं मानता, इसीलिए हमारी लड़ाई चाइना से बार बार होती है बॉर्डर पर, बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा चाइना के साथ बना हुआ है, ठीक। ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है शिनजियांग, इसका नाम है शिनजियांग प्रांत, और यहाँ पर मुख्य रूप से कौन रहते हैं, मुस्लिम, उइगर मुस्लिम। आपने सुना होगा कौन, उइगर मुस्लिम्स। जैसे रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार के रहने वाले हैं, फिर वो बांग्लादेश में आए, फिर वो भारत में आ गए, ठीक है। उसी तरह से उइगर मुस्लिम चाइना के हैं, और चाइना इन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है। जैसे चाइना ने इनके लिए कैंप बनवा रखे हैं, ठीक।
यहाँ पर इन उइगर मुस्लिम्स को नमाज पढ़ने की आज़ादी नहीं है, ठीक, मस्जिद बनाने की आज़ादी नहीं है। मस्जिद बनाएं तो कैसी बनाएं, जैसा चाइना चाहता है वैसी। अपनी जो मस्जिद बनती हैं सऊदी अरब में, तुर्की में, इंडिया में, इस तरह की कोई मस्जिद नहीं बनेगी। वही बनेगी जो चाइना कहेगा, उसी तरह की इमारत बनेगी जो देखने में मस्जिद जैसी लगेगी नहीं। भाई मस्जिद में क्या होना चाहिए, गुंबद होना चाहिए, मीनारें होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक। जैसे चाइना में घर बनते हैं या चाइना में भवन बनते हैं वैसी ही मस्जिद बननी चाहिए, वहाँ पर ये कहना है। उसके अलावा जो कुरान पूरी दुनिया में चलती है वो यहाँ नहीं पढ़ाई जाती, वहाँ पर चाइना संशोधन करता है, उसके बाद वही कुरान पढ़नी पड़ेगी। वहाँ पर दाढ़ी नहीं रख सकते जो मुस्लिम्स हैं, तो बहुत तरह की पाबंदियाँ हैं। वो ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पर कौन रहते हैं, उइगर मुसलमान। तो आप लिख लीजिए, इस क्षेत्र में रहते हैं उइगर मुसलमान, उइगर मुस्लिम। जैसे रोहिंग्या मुस्लिम है उसी तरह से कौन मुस्लिम रहते हैं यहाँ पर, उइगर मुस्लिम, इस वाले क्षेत्र में। अब ये बच गया, इस वाले हिस्से को कहा जाता है, ये है दक्षिणी मंगोलिया। कौन सा है, दक्षिणी मंगोलिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन के जस्ट उत्तर में यहाँ पर एक देश है, इसका नाम है मंगोलिया। देखिए मैं इसको मिटा दूँ, उइगर मुस्लिम है ये, आप लिख लीजिएगा इनको। देखिए यहाँ पर एक देश ही है अलग, ये अलग देश है, ये देश है अलग, नाम है इसका मंगोलिया। क्या नाम है, मंगोलिया। ये देश अलग है तो इसलिए मैंने बनाया नहीं था इसमें मंगोलिया। और इसका ही दक्षिणी हिस्सा क्या कहलाता है, दक्षिणी मंगोलिया। वो किसके कब्जे में है, चाइना के। तो देखिए चाइना में है क्या क्या, अब समझिए चाइना को। चाइना में मंचूरिया, हान चाइना, दक्षिणी मंगोलिया, तिब्बत और शिनजियांग प्रांत, ये चीज़ें हैं चाइना में, ठीक। अब सुनो मेरी बात आप ध्यान से। गोबी का मरुस्थल की बात की तो वो कहाँ है, दक्षिण मंगोलिया और मंगोलिया, यानी दक्षिण मंगोलिया किसके कब्जे में, चाइना। इसीलिए हम कहते हैं गोबी का मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया चाइना दोनों में। दूसरी बात, तकला मकान मरुस्थल भी कहाँ है, चाइना में। इस वाले क्षेत्र में कौन है, तकला मकान मरुस्थल, शिनजियांग में भी पड़ता है और दक्षिणी मंगोलिया के क्षेत्र में भी पड़ता है, नाम है तकला मकान मरुस्थल, ठीक। दोनों कैसे हैं, ठंडे मरुस्थल, ठीक, ठंडे। चलिए चाइना के बारे में आप बात समझ गए होंगे। अब देखिए मरुस्थल तो जो एशिया के थे वो इंपॉर्टेंट हमारे समाप्त हो गए। अब बात क्या बची वो देखिए, अब बचे हैं मैदान, ठीक। तो आपको दो मैदान लिखने हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला है, पहला लिखिए मंचूरिया का मैदान। कौन सा, मंचूरिया। और अभी आपने देखा मंचूरिया का मैदान कहाँ होगा बताइए, चीन में। ये रहा, ये क्या है, मंचूरिया का मैदान। तो आप लिख ही लीजिए इसको, कहाँ पड़ेगा, चाइना में। मैदान में लिखिए, मैदान नंबर 9 डाल के कितने हो गए थे, 7 8 हो गए थे शायद, जितना भी हुआ। चलिए आप मैदान में लिखिए, एक मैदान आपको लिखना है मंचूरिया का मैदान। मंचूरिया का मैदान बताइए कहाँ है, चीन में। अभी मैंने आपको पूरा चीन का मैप बना के दिखा दिया था, ठीक। मंचूरिया का मैदान कहाँ है, चीन में। अगली बात, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मैदान, तुरान का मैदान। कौन सा मैदान, तुरान, तुरान का मैदान। और ये तुरान का मैदान है मध्य एशिया में। कौन सा एशिया, मध्य एशिया। और ये मध्य एशिया के 3 देशों में पाया जाता है। कौन से 3 देश, मैंने आपको बोला मध्य एशिया के देश कैसे याद करने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 में पाया जाता है। कौन है 1 2 3, अगर आपने वीडियोस देखे हैं पहले वाले तो आप बता देंगे। पहला कजाकिस्तान, दूसरा उज्बेकिस्तान और तीसरा तुर्कमेनिस्तान। ये इन तीनों देशों में पाया जाता है। कौन कौन से देश हैं, कजाकिस्तान, दूसरा उज्बेकिस्तान और तीसरा तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अब आपको कमेंट बॉक्स में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की राजधानियां बतानी है। सब लोग राजधानियां लिखेंगे, ठीक है। जो जो वीडियो देखेगा राजधानियां जरूर लिखे, याद होनी चाहिए आपको इन तीनों की राजधानी, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। चलिए अब सुनिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या, ये तुरान का मैदान बना कैसे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जब मैंने आपको एशिया की नदियां पढ़ाई तो मैंने आपको उसमें 2 नदियां पढ़ाई थी। सबसे पहले नंबर 1 2 पर आमू दरिया और सीर दरिया। कौन सा, आमू दरिया, सीर दरिया। तो ध्यान रखें ये तुरान का मैदान किन नदियों से बना है, आमू दरिया और सीर दरिया। आमू दरिया और सीर दरिया द्वारा निर्मित मैदान है ये। आप कहोगे ऐसा कैसे, भाई एक बात आप बताओ, भारत का भूगोल आप जब पढ़ते हो तो आप देखते हो गंगा नदी द्वारा निर्मित मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित मैदान, सिंधु द्वारा निर्मित मैदान, जो कि दोआब क्षेत्र बनाती है सिंधु, ठीक है। तो वही मैदान बनते हैं। तो यहाँ पर भी आमू दरिया और सीर दरिया। देखिए दरिया का मतलब होता है नदी,
आमू नदी और सीर नदी ऐसे कह सकते हैं, लेकिन दरिया बोला जाता है इनको वहाँ, तो हम भी क्या कहेंगे, आमू दरिया, सीर दरिया। इसने कौन सा मैदान बना दिया, तुरान का मैदान। तो ध्यान रखिए तुरान से कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन में आपको दे देगा तुरान का मैदान कहाँ है, तो ऑप्शन देगा ईरान, और ईरान कोई लोग ईरान भी लगा देगा, लेकिन मध्य एशिया में है। कितने देशों में, 3। कौन कौन से, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। आमू दरिया और सीर दरिया के द्वारा निर्मित है। आई होप इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये है हमारे एशिया के प्रमुख मरुस्थल और मैदान। ठीक है, अब हम भारत जब पढ़ेंगे तो आप देखोगे उत्तर का विशाल मैदान, हाँ वो भी एक मैदान है, ठीक, वहाँ भी मैदान है, लेकिन हमने 2 इंपॉर्टेंट मैदान देख लिए और बाकी के हमारे मरुस्थल भी हमने इंपॉर्टेंट जो एशिया में थे उनको देखा। ठीक, तो महाद्वीपीय वाला हिस्सा ये पूरा हो गया, लेकिन अब एक बात इंपॉर्टेंट बची है, अंतिम बात, उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद इस वीडियो को हम ख़त्म कर देंगे। तो लगभग आपका एशिया का ये हिस्सा पूरा हो जाएगा। तो एशिया में हमारी सिर्फ बचेंगी जल संधियाँ, जो कि सागर में हैं, महासागरों में जो जल संधियाँ हैं उनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन जो मरुस्थल हैं, पर्वत हैं, वो वाले हिस्से हमने यहाँ पर पूरे कर लिए। चलिए देखिए क्या बात इंपॉर्टेंट है जो आपको देखनी है। देखिए पृथ्वी पर 3 प्रमुख रेखाएं हैं, ठीक, अक्षांशीय रेखाएं। एक है कर्क रेखा, एक है भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, और एक है मकर रेखा। तीनों इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों रेखाओं में से कौन सी रेखा है जो एशिया महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती, तो आपको ध्यान रखना है मकर रेखा। ठीक, अब मैप एक बार देखिए, आप समझ जाओगे मकर रेखा तो बहुत नीचे है, जो कि ऑस्ट्रेलिया को बीचों बीच में से काट देती है, ऑस्ट्रेलिया को, और बहुत नीचे है तो वो तो गुजरेगी नहीं भाई, वो नहीं गुजर रही है। तो 2 रेखाएं गुजरती हैं एशिया महाद्वीप से केवल। एशिया महाद्वीप के देशों को कौन सी रेखाएं काटती हैं, 2। पहली काटती है कर्क रेखा, कौन सी, इस रेखा का नाम है कर्क रेखा, कर्क रेखा काटती। उसके बाद इसके नीचे एक रेखा आती है जिसका नाम है भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा भी किसको काटती है, एशिया महाद्वीप को काटती है। इसके बाद आती है कौन सी, मकर रेखा, जो मकर रेखा एशिया महाद्वीप को काटती ही नहीं। इतनी बात क्लियर है। तो कौन सी 2 रेखाएं काट रही हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। अब आपसे पूछा जा सकता है कर्क रेखा एशिया महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती है। दूसरा सवाल कि भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती है। दोनों सवाल इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए पहले हम देखेंगे कि इसको कर्क रेखा। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप के 8 देश स्थित हैं। कितने, 8, यानी 8 देशों से होकर गुजरती है एशिया महाद्वीप के। एशिया महाद्वीप के, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड के नहीं, वर्ल्ड के लगभग 18 देशों से गुजरती है। तो हमें वर्ल्ड के नहीं देखने, हम देख रहे हैं एशिया के। अभी वर्ल्ड के देखते जाएंगे, एक एक करके महाद्वीप खत्म करेंगे तब देखेंगे। देखिए कौन कौन से देश हैं वो 8। पहला है सऊदी अरब, कौन सा है, सऊदी अरब। दूसरा देश है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तीसरा देश है ओमान। अगला देश है भारत। भारत के बाद बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद म्यांमार। म्यांमार के बाद अगला देश है चीन, और चीन के बाद अगला देश है ताइवान। कौन सा है, ताइवान। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कर्क रेखा एशिया के 8 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से बोलिए एक बार, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। इन देशों से होकर गुजरती है। अब दूसरी बात, भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है एशिया महाद्वीप के, तो 2 देश हैं, केवल 2। पहला देश है मालदीव। कौन सा देश है, मालदीव। और दूसरा देश है इंडोनेशिया। कौन सा है, इंडोनेशिया। ठीक, मालदीव और इंडोनेशिया। अब आपको अपने एटलस अगर आपके पास है तो उसमें, बड़ा मैप है तो उसमें आपको देखना है कि ये दोनों रेखाएं किन किन देशों से होकर गुजर रही हैं। क्या इन देशों से होकर गुजर रही हैं कि नहीं गुजर रही हैं, आपको देखना है। वहाँ पर कर्क रेखा दी होगी, लिखा होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। देखिए कर्क में क्या लिखा होगा, 23.5 डिग्री N, इस तरह लिखा होगा। ठीक, और भूमध्य रेखा पर लिखा होगा 0 डिग्री। क्या लिखा होगा, 0 डिग्री अक्षांश, ये लिखा होगा। ठीक, आपको देखना है क्या इन्हीं देशों से होकर गुजर रही है या नहीं गुजर रही है। ठीक है, अगर गुजर रही है तो बिल्कुल एक बार आप मैच कर लें और इनको याद कर लें। कर्क रेखा बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। देखिए सऊदी अरब, यूएई, ओमान, 3 देश हो गए इधर। उसके बाद भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान, ये वाले देश हो गए। कितना हो गया, 8 देश हो गए पूरे। ठीक,
सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। ठीक, और 2 देश भूमध्य रेखा कौन कौन से? मालदीव और इंडोनेशिया। ठीक है, तो हमने ये इंपॉर्टेंट चीज़ें एशिया महाद्वीप के बारे में इन 3 पार्ट्स में कंप्लीट की हैं, और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप की प्रमुख जलसंधियाँ जो कि सागरों में पाई जाती हैं, और उसमें हम पढ़ेंगे जलसंधियाँ क्या होती हैं और कौन कौन सी जलसंधियाँ हैं हमारे एशिया में, मुख्य रूप से कौन सी जलसंधियाँ हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी वीडियोज़ एशिया महाद्वीप पर बने हैं उनको जरूर देखें। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।